इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिवाली से कबल मोदी हुकूमत का तोहफा, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी। हुकूमत ने पेट्रोल 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की है पेट्रोल पर, और इसी तरह से डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाई है। 4 नवंबर से इसका इतलाक होगा, यानी नई जो कीमतें हैं वो 4 नवंबर से लागू होंगी। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, महंगाई से जुड़ी हुई खबर है, आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर है। दिवाली से पहले मोदी हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। पेट्रोल और डीजल पर आवाम को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी सरकार ने घटाई है। हुकूमत ने पेट्रोल पर 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है, जबकि डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। 4 नवंबर से नई कीमतें लागू होंगी। तवील इंतजार के बाद आलमी इदारा सेहत WHO ने हिंदुस्तान में तैयार करदा कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। WHO ने इमरजेंसी में कोवैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब इस वैक्सीन कोविड को रोकने के लिए आलमी इदारे सेहत की इमरजेंसी वैक्सीन लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज कहा कि तंजीम की तकनीकी कमेटी के इजलास में कोवैक्सीन को मंजूर करने का फैसला किया गया। हिंदुस्तान ने आलमी इदारे सेहत का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान ने हाल ही में श्रीनगर से शारजा के लिए शुरू हुई फ्लाइट को लेकर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अपने एयर स्पेस से इस तैयारी की परवाज भरने पर रोक लगा दी है। खास बात यह कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने के बाद आज ही नई दिल्ली पहुंचे हैं। पीएम ने स्कॉटलैंड से वापस लौटते वक्त बहावलपुर में दाखिल होने के तुर्बत और पंजगौर का सफर किया, और इसके बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म के बोइंग 777 तैयारे ने लैंडिंग की। पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान ने तस्दीक की थी कि उन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे को पाकिस्तान के फ़ज़ाई इलाके से गुजरने की इजाज़त दी है। पीएम मोदी के तैयारे को उड़ान की इजाज़त भले ही पाकिस्तान हुकूमत ने दी हो, लेकिन श्रीनगर शारजा के फ्लाइट को लेकर अपोजिशन इमरान हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर रहा था। इस दबाव के बाद पाकिस्तान ने मंगल को श्रीनगर से शारजा जा रही फ्लाइट को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया था, जिसके बाद फ्लाइट को घूमकर शारजा जाना पड़ा। राम की नगरी अयोध्या में शानदार दीप उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या को 12 लाख दियों से रोशन किया गया है, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। 12 लाख दिए जलाने के लिए 36,000 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें राम की पीढ़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बकिया हिस्से में 3 लाख दीप जलाए गए हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय के जरिए इस्लाम को लेकर दिए गए बयान पर मुस्लिम तंजीमों के साथ अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया है। मुस्लिम तंजीमों के साथ कांग्रेस का भी कहना है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बादशाहों की आमद से कबल इस्लाम सूफिया के जरिए पहुंच चुका था। जो लोग इस्लाम को तलवार के जरिए फैलाने की बात कह रहे हैं, इन्हें इस्लाम और मुस्लिम सूफिया की तारीख से कोई वाकफियत नहीं है। वाज़ेह की बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने कल कहा था कि जिस तरह से इस्लाम तलवार के जरिए हिंदुस्तान में फैला है, इसी तरह से बंगाल में टीएमसी में लोगों को तलवार के जोर पर शामिल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का यह कहना कि इस्लाम तलवार की नोक पर भारत में आया था, पूर्णतः असत और इतिहास के तथ्यों को झुठलाता हुआ बयान है। शायद वो अपनी पश्चिम बंगाल में नाकामियों को छिपाना चाहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की हार से बचना चाहते हैं, इसलिए आज वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो नफरत फैलाते हैं। शायद वो अपने इतिहास को दुरुस्त करें कि भारत में इस्लाम अरब कंट्री से 7वीं शताब्दी में आया था और तलवार की नोक पे नहीं आया था। उसके बाद कई बादशाह, इस्लामिक बादशाह आए थे जिन्होंने हमले किए, लेकिन इस्लाम 7वीं शताब्दी में भारत में आ चुका था। मैं क्लियर और साफ तौर पे ये बात बताना चाहता हूँ कि तारीख उठाइए, हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखिए कि हिंदुस्तान की तारीख ये बताती है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद अहमद शहीद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये वो एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है बुजुर्गों की जिन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए
सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का सहारा लिया। इस्लाम इस मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी फैला और पनपा है वहाँ मोहब्बत के ज़रिए फैला है। इस्लाम फैला है जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करने से। इस्लाम फैला है मज़लूम की मदद करने से। इस्लाम फैला है गरीबों की मदद करने से। इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ा रुकन है ज़कात, जो गरीबों की मदद करता है। तो इस्लाम लोगों की दिलजोई के साथ फैला है। यही इस्लाम कहता है कि अपना भाई, अगर तुम्हारा भाई जालिम है तो भी उसकी मदद करो, उसके जुल्म के खिलाफ खड़े होकर, और अगर तुम्हारा भाई मजलूम है तो उसकी मदद करो उसके जुल्म के खिलाफ। दिल्ली हज कमेटी के जरिए आज हाजी मंजिल में हज फॉर्म भरने की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद ने एक प्रोग्राम के जरिए दिल्ली में सफर हज की सरगर्मियों का आगाज किया। 1 नवंबर 2021 से सफर हज 2022 की सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। 31 जनवरी 2022 तक सफर हज के लिए फॉर्म दाखिल किए जा सकेंगे। दिल्ली में भी तुर्कमान गेट में वाक़ दिल्ली हज कमेटी के दफ्तर में फैसिलिटी सेंटर की शुरुआत की गई। दिल्ली हज कमेटी के जरिए जानकारी दी गई कि बैंकिंग की सहूलियात के अलावा कोरोना टीके को लेकर तमाम तरह की मालूमात हज कमेटी फराहम करेगी। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद ने कहा कि आज़मीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में हज मराकिज भी कायम किए जाएंगे जहां पर फॉर्म भरे जा सकें। जो भी हज के फार्म हैं वो ऑनलाइन सब स्टार्ट कर दिए गए हैं। हो सकता है कोई नेट पे थोड़ी बहुत टाइम लग जाए, इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सब जो यहाँ से ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो गया है, फार्म भरे जाएंगे और किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो कोई भी तो वहाँ हज कमेटी में आके इंशाल्लाह बात कर सकता है, यहाँ से उसकी ज़रूरियात पूरी की जाएगी। खुदा के हुक्म से अभी 2-3 दिन पहले पहली तारीख में सेंट्रल हज कमेटी, कहने का मतलब जो बॉम्बे से हज का ऐलान हुआ है सऊदीया गवर्नमेंट के साथ में बात करके, आगे हज इंशाल्लाह 2022 जो है तो वो खुदा के हुक्म से आपके होगा आपकी दुआओं से। और उसमें प्रोसेस जो था पहले से बहुत आसान कर दिया गया है कि जो ज़्यादा काम कहीं पड़ते थे तो यहाँ ऑनलाइन जो है सारी प्रक्रिया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ दिल्ली हज कमेटी उसके लिए हर वक्त बैठी है इंशाल्लाह। नहीं देखिए, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अब्बास नकवी और जो कौंसलेट हैं हमारे इंडिया के, उनकी बात सऊदी गवर्नमेंट के साथ हो गई, तभी ये हज का ऐलान सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। और दिल्ली स्टेट हज कमेटी उसके लिए तात्पर्य है। जितनी भी हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी की, पूरी दिल्ली स्टेट है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़िले हमारे यहाँ से हमारी हज कमेटी के द्वारा उनकी फ़्लाइट होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी उन्हें फॉर्म भरने में भी है कोई दिक्कत आएगी, किसी भी पिलग्रिम्स को जो फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए हम अलग अलग, जैसे मैं ओखला से हूँ तो मैं ओखला में एक सेंटर हज कमेटी का सदस्य होने के कारण मैं अपने ऑफिस से एक लोगों को सहूलत के लिए वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए हम एक सेंटर लगाएंगे। एक लड़का मैं परमानेंट वहाँ पे बिठाऊंगा जब तक एप्लीकेशन जमा होंगी हज की। दूसरी चीज़, सऊदी गवर्नमेंट से बात हो गई है और कोविशील्ड को लेकर, और एक 65 ईयर्स 65 साल से कम, 65 साल से ऊपर तक के लिए नहीं है, 65 साल से नीचे तक के हज के लिए इजाज़त मिली है और उसमें कोविशील्ड वैक्सीन कोविशील्ड के लिए इजाज़त मिली है। तो हम जितने भी पिलग्रिम्स जो भी हज के लिए जाना चाहेंगे 2022 के लिए, हम उन सबको अपने ऑफिस से भी जानकारी देंगे और बार बार बीच में आके आपके द्वारा भी हम जानकारी देना चाहेंगे कि किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी होगी तो हज कमेटी में यहाँ पे भी वो हम इन्फॉर्म करने के लिए और उनकी सहूलत जो भी, जिससे किसी को भी दिक्कत आती है फॉर्म में, तो उसे हम पूरी करने की हरगिज़ कोशिश करेंगे। पहले दिन ही हज फॉर्म भरने कई लोग पहुंचे। इन लोगों में शामिल 66 साल की हमीदन भी अपनी बहू के साथ हज फॉर्म भरने आई, लेकिन इस मर्तबा वो सफर हज पर नहीं जा सकेंगी क्योंकि 65 बरस से कम उम्र के लोगों को ही नई गाइडलाइंस के तहत सफर हज पर जाने का मौका मिलेगा। बहुत खुशी की बात है, बहुत दिन से लग रहे हैं हम, मेरे ख्याल में 5-6 साल से भर भी रहा हूँ। हाँ, बिठाया है ना, कह रहे हैं बैठो तो भरवाते हैं। कई साल से भर रहे हैं ना, तो जाने की जाने को अल्लाह ने मौका दिया तो जाएंगे इंशाल्लाह। पैसे भी एक दफ़ा जमा हो गया, दोबारा से भी नंबर आ गया था। आपके वो किस्मत ही ऐसी है कि कह रहा 6 महीने ऊपर हो गए। 2020 में इनका आ गया था सब कुछ, हमारा कंफर्मेशन हो गया था 2020 में ड्रॉ के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर कैंसिल हो गया। हमारे पैसे अकाउंट में रिटर्न आ गए। 21 में किया तो फिर वो कैंसिल हो गया। अब 2022 में अप्लाई करेंगे तो इनका नाम नहीं आ पाएगा क्योंकि 65 प्लस है।
सऊदी अरब के जरिए जारी की गई हिदायत के तहत कई लोग इस मरतबा सफर हज पर नहीं जा सकेंगे। सफर हज पर जाने के लिए उम्र 65 बरस से कम होनी चाहिए। बगैर महरम सफर हज पर जाने वाली ख्वातीन की उम्र 45 से 65 बरस होनी चाहिए। इसके अलावा कोरोना के टीके के दोनों डोज लेना लाजमी है। कुल मिलाकर इस मरतबा सफर हज के लिए कई तरह की शराइत आयद की गई हैं, जिनकी पासदारी करना जरूरी होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest. गुज़िश्ता कई दिनों से त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे तशद्दुद को रोकने और शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के मुतालबे को लेकर मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के कारकुनों ने गवर्नर के तवस्सुत से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मेमोरेंडम भेजा। मुस्लिम विकास परिषद के कारकुनान ने गवर्नर ऑफिस भोपाल में मेमोरेंडम पेश करते हुए हुकूमत से राजधर्म का पालन करने और अमन व कानून की सूरत हाल को बहाल करने का मुतालबा किया। मुस्लिम विकास परिषद के कारकुनान ने हुकूमत से त्रिपुरा में मसाजिद को तहफ़्फ़ुज़ देने और मुस्लिम समाज के लोगों की अमलाक को हुए नुकसान का मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से दंगे हो रहे हैं ये देश के लिए बहुत ही घातक हैं। इससे भाईचारा बिगड़ता चला जा रहा है और जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है वो सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, इसलिए कि उनको इस मामले में बोलना चाहिए। पिछले 10 रोज़ से वहाँ दंगे हो रहे हैं त्रिपुरा के अंदर, सरकार भी इन्हीं के अधीन है और ये सब देखते हुए चिंता बढ़ती जा रही हैगी। और जिस तरीके से दंगे हुए हैं वहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा मस्जिदें तोड़ी जा चुकी हैं, 200-300 मकान घर जलाए जा चुके हैं, कई लोग मारे गए हैं जिनका अभी तो कोई पता नहीं कितने लोग मारे गएंगे। ये ज़रूरी बनता है कि वो त्रिपुरा की सरकार को राजधर्म का पालन कराएं और निर्देशित करें कि तत्काल प्रभाव के साथ दंगे रोके जाएं। और अगर इस तरीके से दंगे बढ़ते जाएंगे तो उनके ऊपर से कम 30 करोड़ जो मुसलमान हैं उनका विश्वास उन पर छूट जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद कर्नाटक का आज बेंगलुरु में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। जमीयत के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी के सदारत में हुए इस इजलास में मुल्क और रियासत कर्नाटक के मिली और समाजी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। त्रिपुरा में मुस्लिम तबके को निशाना बनाकर किए गए तशद्दुद की जमीयत उलमा ने मजम्मत की। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुल्क के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। फ़िरक़ापरस्त ताकतों के जरिए अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत उलमा ने कहा कि वो अक़लियतों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुहिम चलाएगी। हुकूमत अपने इस एजेंडे पर अमल करना बंद नहीं करेगी तो गुज़िश्ता दिनों में जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए, चाहे वो असम्बली के हों, चाहे कॉरपोरेशन के हों, चाहे पार्लियामेंट के हों, उसमें जो उसे मुंह की खानी पड़ रही है वो अपनी इस गलत पॉलिसियों के नतीजे में है। अगर वो पार्टियां, मरकज़ी हुकूमत अपने आप को सुधारेगी नहीं तो मुल्क की अवाम अनकरीब उनको उनकी हैसियत और मकाम दिखा के छोड़। मुंबई की तारीखी जामा मस्जिद में वाक़ मोहम्मदिया कुतुब खाने में नादिर नायाब मखतूतात और किताबें मौजूद हैं। इस तारीखी कुतुब खाने में हज़ारों नायाब किताबों को डिजिटलाइज किया जा चुका है। जामा मस्जिद उस वक्त काफी चर्चा में आई जब लॉकडाउन के दौरान इस मस्जिद के वसी और अरीज हौज की साफ सफाई का काम शुरू किया गया। तालाब पर तामीर शुदा इस खूबसूरत मस्जिद के नीचे पानी के कई चश्मों की मौजूदगी ने लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन लोग इस तारीखी मस्जिद में मौजूद एक और चश्मे से तकरीबन नाबलद हैं। वो है इल्म व आगाही का सर चश्मा। वो इस तारीखी मस्जिद से रमा दवा है। इस मस्जिद में शानदार कुतुबखाना मौजूद है जिसे कुतुबखाना मदरसे मोहम्मदिया के नाम से जाना जाता है। इस कुतुबखाने में 26 इस्लामी उलूम व फ़नून पर मुश्तमिल 126 मौज़ूआत पर तकरीबन 2000 मखतूतात और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 15,000 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। इस कुतुबखाने की शुरुआत 1849 में हुई। देखिए, ये कुतुबखाना मदरसा मोहम्मदिया के नाम से हमारी अपनी मालूमात के मुताबिक जो इसकी तारीख़ी शवाहिद हमको मिलते हैं इस कुतुबखाने के, वो तो 1835 1835-37 से मिलते हैं। यानी उसी ज़माने से यहाँ मदरसा कायम हुआ, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब जाहिर बात है कि उस ज़माने में प्रिंटेड किताबों का तो ऐसा निज़ाम नहीं था, तो मखतूतात यानी हाथ से लिखी हुई किताबें आती थी, नक़ल भी होती होगी, जमा भी होती होगी। और उसके बाद 19वीं सदी की बिल्कुल इब्तिदा में एक बाज़ाब्ता लाइब्रेरी के लिए बिल्डिंग बनाई गई। मौलाना यूसुफ खटकटे रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मेहनत की और उन्होंने बहुत फ़िक्र के साथ मखतूतात को जमा करने की कोशिश की।
इस कुतुबखाने में ऐसी ऐसी नादिर नायाब किताबें और मखतूतात मौजूद हैं जो आपको कहीं और शायद ही दस्तयाब हो। इस कुतुबखाने के कदीम मखतूतात में 607 हिजरी में लिखा गया मखतूता शरह अल जवाज़तु फी तिब इब्न सीना भी मौजूद है। इस कुतुबखाने में ऐसी किताबें और मखतूतात भी मौजूद हैं जिनमें बाज़ पत्थरों पर छपाई की हुई है। चूँकि जामा मस्जिद का महल वुकू जो है वो बिल्कुल बहरे हिंद से बहरे अरब से बिल्कुल लगा हुआ है, तो 100% ये उम्मीद और गुमान किया जाता है कि उस वक्त के जो ताजिर लोग आते थे यमन से तिजारत के लिए, तिजारती सरगर्मियों के लिए, तो उनके पास इल्मी ज़ौक़ होता था, तो अपने ज़ौक़ के मुताल्लिक मखतूते लेके आते थे। वो बाज़ वो होते थे जो उसको बेच देते थे, फ़रोख्त कर देते थे, बाज़ वो होते थे जिनके पास रखने की जगह नहीं होती थी, तो वो जामा मस्जिद को अपने से ज़्यादा करीब पाते थे तो जामा मस्जिद को वक्फ कर देते थे। जामा मस्जिद ट्रस्ट ने इस कुतुबखाने में मौजूद किताबों के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ास ध्यान दिया है। तमाम नादिर और नायाब किताबों और मखतूतात को डिजिटलाइज करके इन्हें महफूज करने का काम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। किसी भी चीज़ को बका के लिए उसके ऊपर मेहनत रहती है। हम जब यहाँ पर ट्रस्टी बनकर आए तो हमको एक चीज़ की फ़िक्र हुई कि भाई इसकी तो बका रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ख़जाना है तालीमी एतबार से। उसके ऊपर काम हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल हो गया है और डिजिटलाइज भी हो गया है। सारी चीज़ों को हमने डिजिटलाइज कर दिया है। यहीं पर बैठ के एक शोबा बना हुआ है, मुफ्तियान इकराम उसके ऊपर काफ़ी मेहनत करती है और मैनेजमेंट इसको काफ़ी संजीदगी से लेते हुए इसके ऊपर अपनी ज़ेर निगरानी में काम करती है। मुंबई की जामा मस्जिद ट्रस्ट के ज़रिए चलने वाली मोहम्मदिया लाइब्रेरी मुसलमानों की इल्मी सकाफ़ती रवायती तारीख़ का बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ पर ऐसी किताबें भी आपको मौजूद मिलेगी जो 600 साल पुरानी है। यहाँ पर जो है वो इल्मी किताबों का ज़ख़ीरा है और ये ज़ख़ीरा हिंदुस्तानी मुसलमानों की रवायत का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। जामा मस्जिद ट्रस्ट ने इन रवायत को महफूज करने का काम तो किया है, अब इसको आगे संभालने का काम नई नस्ल का है। मजलिस इक़बाल के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अदबी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा अदबी तक़रीबात में मुमताज़ अदीब व नाक़िद डॉक्टर याक़ूब यावर की तालीफ़ करदा किताब मकतूबात मसरूर मुस्लिम का इजरा किया गया। मकतूबात मसरूर मुस्लिम में मज़ामीन और ख़त को शामिल किया गया है। किताब की इशाअत का मकसद उर्दू की नसरी तसानीफ़ को आम करना और नई नस्ल के फ़नकारों को उर्दू की नसरी असनाफ़ की जानिब राग़िब करना है ताकि उर्दू की नसरी असनाफ़ को फ़रोग़ दिया जा सके। प्रोग्राम में उर्दू के अदीबों ने मसरूर मुस्लिम के फ़न व शख्सियत पर तफसील से रोशनी डाली। ये प्रोग्राम जो है मसरूर मुस्लिम साहब की किताब के इजरा के लिए मुनक़िद किया गया। ये इसलिए करा गया कि हमारे बहुत से हीरे जवाहरात फरामोशी के समंदर में खो जाते हैं और उनको लोग याद नहीं रखते। इसके लिए हम याक़ूब यावर साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने दोस्त को बहुत सही खराज तहसीन अदा किया और उनके खतूत को जमा किया। तो आइंदा के ज़मानों के लिए, क्योंकि किताबें ज़िंदा रहती हैं, वो ज़िंदा रहेंगे, उनका नाम ज़िंदा रहेगा। हमें खुशी होगी कि भोपाल में एक और नाम जुड़ गया। हम में से अक्सर लोगों के अंदर अदब की सलाहियत होती है, लेकिन उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं होता कि मेरे अंदर, और ये तो अच्छों के पास भी आपको मिसालें मिल जाएंगी। मसलन बोरिस पास्तरनक, एक रशियन राइटर जिसको नोबेल प्राइज़ 1952 में मिला, उस आदमी को बकौल मजनू गोरखपुरी, उस आदमी को ये नहीं मालूम हो सका अपनी आखिरी उम्र तक कि वो एक अच्छा नावल निगार है या एक अच्छा शायर है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो आसपास के लोग हो और उनका अदब से ताल्लुक़ हो और उनको एहसास हो कि भाई ये आदमी में टैलेंट है, तो उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए, उसके ऊपर जबर तक करना चाहिए। तो आजकल आमतौर पर जो किताबें आती हैं उनमें मेरा ख्याल है कि 99% तो शेरी मजमूए होते हैं। नस्र जो है वो बराए नाम और मकसद नस्र तहजीब आपकी किताब है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।